नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न से जुड़ी। अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कंदाहार पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंदाहार पर तालिबान ने हमले के बाद कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तालिबान गुरुवार रात कंदाहार पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों का दल शहर से भागने में सफल रहा। कंदाहार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म कर हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। हेरात पर काबिज होने के बाद कंदाहार को जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तालिबान ने कंदाहार से पहले अफगानिस्तान के 34 प्रांतीय राजधानियों में 12 पर एक सप्ताह में ही कब्जा कर लिया। और ये जो इनकी तीव्रता हुई है, बड़ी है, और जो दमखम ये अब तालिबान लगा रहे हैं, ये मुल्ला बिरादर की बीजिंग में वांग यी के साथ मीटिंग के बाद तालिबान की हरकत ग्राउंड पर तेज हुई है। और बताया जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तानी फौज के कई सारे सिपाही भी तालिबान के साथ ग्राउंड पर शिरकत कर रहे हैं। और जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा है, इसमें एक मिलिट्री प्रिसिशन दिख रही है, यानी कि किसी सेना की सोच साफ दिख रही है। ये सिर्फ तालिबानी नहीं, इनके साथ कई और लोग भी, फोर्सेस भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड पर, जो इनकी मदद कर रहे हैं। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा भी हमारे साथ हैं, शीलकांत शर्मा जी जुड़ेंगे और नीतीश से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नीरज से जानना चाहूंगा, नीरज, भारत इसको कैसे देख रहा है? क्योंकि मज़ार शरीफ पे हमारा जो कॉन्सुलेट था उसे बंद कर दिया गया है। कई सारे हिंदुस्तानी हैं जो वहां डिप्लोमेटिक तर्ज पर और वैसे भी व्यवसाय के तर्ज पर भी वहां काम कर रहे हैं। क्या उनकी इवैक्यूएशन की कोई रणनीति बन रही है? देखिए आनंद, भारत की तरफ से एडवाइजरी तो लगातार जारी कर दी गई है कि तमाम लोग जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, भारतीय नागरिक, चाहे वो काम करते हो एम्बेसी में या फिर दूसरे भारतीय नागरिक हैं, वो कमर्शियल फ्लाइट्स लेकर वापस हैं। वहाँ जो लोकल कर्मचारी होते हैं एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, उनके जरिए काम करने की कवायद लगातार भारत सरकार की तरफ से जारी है। दूसरी अहम बात की आपने कहा कि भारत कैसे देख रहा है। देखिए, भारत को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सीज फायर होगा और शांति के लिए भारत भी लगातार स्टेक होल्डर्स जो हैं अफगानिस्तान से जुड़े हुए, उनके लगातार संपर्क में। और 10 और 12 को जो 2 बैठकें जो दोहा में हुई हैं, कतर की सरकार की कोशिश से, एक बैठक में भारत नहीं था, 10 वाली में 12 तारीख यानी कल जो बैठक हुई है उसमें भारत शामिल था। और उसके बाद 9 बिंदुओं वाला एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तालिबान कब्जा करता है अफगानिस्तान पे, अगर वो सफल हो पाता है पूरी तरह से कब्जा करने में, तो इसे देश के तौर पे मान्यता नहीं दी जाएगी, तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो हिंसा लगातार की जा रही है उस पर भी तमाम देशों ने चिंता जताई है। शांति बहाली की प्रक्रिया को तेज किया जाए, इसे लेकर लगातार जो है कोशिश की अपील की गई है। देखिए, अमेरिका लगातार इस बात की कोशिश में, कल भी विदेश मंत्री और वहां के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से बात की पूरे मामले पर, लेकिन अफगानिस्तान सरकार कमजोर पड़ती दिख रही है। कई तालिबानी आतंकवादी को उन्होंने भी मारा है, लेकिन तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि वहां जो नागरिक है, चाहे अफगानिस्तान के हो या भारतीय नागरिक, उनको लेकर चिंता तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को इस बात की चिंता है कि जिस तरह से अनंत पाकिस्तान के आतंकवादी वहां तालिबान को मदद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है नीरज। नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी फौज
वहां मौजूद है। पाकिस्तानी सेना के कई सारे जो उनके रेजिमेंट्स हैं उनके सैनिक जो हैं वो वहां मारे जा रहे हैं और उनकी लाशों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इसका प्रूफ तथ्य भी है यहाँ न्यूज़ 18 के पास। लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है, तालिबान जिस प्रिसीजन से पिछली बार जब हुआ था तब इन्होंने ये बॉर्डर के इलाकों को पहले कंट्रोल नहीं किया था। पहले तो इन्होंने बॉर्डर से शुरुआत की, बॉर्डर के इलाकों को फिर कंट्रोल किया, पोस्ट को कंट्रोल किया, और अब जब शहरों को कब्जा कर रहे हैं उनको पता है कि इनको कौन सी जगह अटैक करना है, किसको कब्जा करना है। पुलिस कमिश्नरेट को अगर आपने कब्जा कर लिया यानी शहर का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये जो प्रिसीजन है ये मिलिट्री प्रिसीजन से ये कर रहे हैं। देखिए आनंद, इसमें कोई दो मत नहीं। जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है तालिबान के लिए वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रैटेजी है, प्रोपेगेंडा की स्ट्रैटेजी भी है। आप देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि हेरात पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, कांधार पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, दरअसल ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा है। एक शहर पर अगर मान लीजिए बड़ा सा कांधार शहर है, उसमें अगर एक इलाके पर कब्जा हो जाता है तो ये पता ना चले कि कितनी संख्या में तालिबान की फौज है, क्योंकि उसको असिस्टेंस जो है पाकिस्तानी आर्मी से भी दिया जा रहा है। जो जिहादी हैं, करीब 20,000 जिहादी जो पाकिस्तानी ISI ने जो वहां भेजे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ने के लिए, वो भी इसमें शामिल हैं। तो संख्या ना पता चले इसलिए एक प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जा रहा है। जिस शहर पर कब्जा होता है अगर एक हिस्से पर, तो शहर को पूरी तरह से उस इलाके को लॉक कर देते हैं, पूरा कर देते हैं कि लोगों को इस बारे में कुछ पता ना चले, और वहां पर कब्जा करने के बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक जो जरिया है वो अपनाया हुआ है। दूसरा आनंद, मैं बताऊं आपको कि तालिबान के हाथ अभी सैम्स लग चुका, सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसा कि आपने बताया 3 हफ्ते पहले तिनजियांग प्रोविंस में चाइना के वहां पर मुल्ला बरादर और जो वांग ही के बीच, जो चाइनीज विदेश मंत्री हैं, उनके बीच मीटिंग हुई थी। उसमें ISI के इशारे पर तालिबान ने मांगा था पाकिस्तान से ऐसे अहमद सरफेस टू एयर मिसाइल चलाना उसको नहीं आता तालिबान को, और तालिबान को ट्रेन करने के नाम पर वो मिसाइल चाइना ने दे दिया है उसको, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, क्योंकि चाइना का भी स्टेक, बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है। एक तो वीगर मुसलमानों को तालिबान सपोर्ट ना करे, ये उसके सामने चिंता है। दूसरा जो CPAC है, जहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा जो है पाकिस्तान के साथ जो है संबंध को रखना है, रणनीतिक प्रेजेंस बनाए रखना अफगानिस्तान में। देखिए, तो जैसे अगर चाइना जैसा देश और उसका जो विदेश मंत्री है वो अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ नहीं लेकिन तालिबान के फाउंडर मुल्ला बिरादर के साथ भेंट करते हैं, तो यानी कि हमको समझ लेना चाहिए कि इसमें चीन का हाथ तो पक्का है। उसका इंटरेस्ट क्या है? कमर आगा साहब, एक बात बताइए कि ये इस तरह से दहशतगर्दी को हवा क्यों दे रहा है? चीन, पाकिस्तान, इन दोनों के तो हाथ मिले हुए हैं इसमें। तालिबान जैसा कि अभी बताया बहुत बड़ा फोर्स तो है नहीं, 70-80 हज़ार हैं, प्लस 15-20 हज़ार दूसरे आतंकवादी समूह के लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और उसके अलावा वहाँ पे पाकिस्तानी सेना है। तो उनको वो केवल दहशत के ही माध्यम से वहाँ पे अपना वर्चस्व बना सकते हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है, वो वही कर रहे हैं जैसा 1996 में किया था कि किसी भी सूरत से अराजकता फैला दो और सत्ता पे कब्जा कर लो, झूठ बोल के लोग बेगुनाह लोगों को मार के। तो ये सब पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है अफगानिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि अफगानिस्तान पे उसका कब्जा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने भी वर्चुअली अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हवाले ही कर दिया, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस बात को कंट्रोल करेगा और उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि तालिबान में मुल्ला बरादर ने तो जरूर उनसे वायदा किया था बहुत कि वो सऊदी टाइप की एक कट्टरपंथी इस्लामिक हुकूमत बना लेंगे जिसमें अमन शांति रहेगी और दूसरे ग्रुप्स भी उसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब तालिबान को ऐसा लग रहा है कि वो अकेले कब्जा कर सकते हैं सत्ता के ऊपर, और वो काबुल की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ तो अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, अमेरिका कभी भी नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, 150 साल से करीब से पश्चिमी देश इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको बहुत उसके बाद 20 साल पहले कब्जा तो हो गया था
अमेरिका पे, लेकिन अपना इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर पा रहा था। अब उनको लगा कि वो तालिबान के माध्यम से कर। दूसरी बात ये भी कि अमेरिका को एक डर और लगा रहता है पश्तून नेशनलिज्म का। अगर पश्तून नेशनलिज्म बढ़ेगी तो उससे उनके इंटरेस्ट को खतरा पड़ेगा। फिर पाकिस्तान को भी ये बात रहती है, तो बहुत से इंटरेस्ट कन्वर्ज भी कर गए। पाकिस्तान और चाइना का भी के अलावा पाकिस्तान और अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। पाकिस्तान चाहता है कि FATF से बाहर आ जाए, पाकिस्तान चाहता है IMF के उसको बड़ा लोन मिल जाए $6 बिलियन का, तो वो तभी मिल सकता है। पर इस तरह से दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को हवा देने से कैसे उनको FATF से बाहर निकाला जाएगा? और इसमें तो पूरा पाकिस्तानी फौज के लोग हैं, इनके आई कार्ड्स भी यहाँ न्यूज़ 18 के पास हैं। जब इनके शव को वापस लाए गए तो वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने उनको रिसीव किया। जनरल बाजवा जो है वो गए थे चमन में हॉस्पिटल में इन्हीं तालिबानी सोल्जर्स को मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, जब वहां पर उनको चिकित्सा मिल रही थी। तो ये सारी चीजें जो है ये सब कोई नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सारे देश तो परमानेंट सीट पे बैठे हुए हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और इनको पता है कि यहाँ खेल क्या चल रहा है। और मर कौन रहा है? मजलूम मर रहे हैं, मासूम मर रहे हैं, और औरतों के साथ जिस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, इस सब को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? एक सवाल तो उठता है। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा हमारे साथ हैं, इसी पर एक अपडेट है और फिर मैं शीलकांत जी के पास जाऊंगा। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत के बीच भारत ने वहां से अपने नागरिकों के तुरंत लौटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अफगानिस्तान में फिलहाल 1500 भारतीय मौजूद हैं, जबकि अमेरिका भी अब अफगानिस्तान दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालेगा। खबर यह है कि अमेरिका में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना भी अफगानिस्तान भेज सकता है। कम से कम 3000 सैनिक को भेजने की बात भी हो रही है। खबर है कि अमेरिका अपने 3000 जवानों को अफगानिस्तान भेजेगा। इसके अलावा ब्रिटेन अपने नागरिकों की वापसी के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेज रहा है। अगले 24 घंटों में दोनों देशों के जवान अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। पर एम्बेसडर शीलकांत शर्मा जी, लेकिन ये जो है इसको क्यों अलाउ किया जा रहा है? क्या इसके पीछे बड़ी सोच है? कोई नीति है जिसके बेसिस पर ये सारे देश चुपचाप बैठे हैं जब इस तरह से तालिबानी वहां पर ये कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं? देखिए, ये तो सिचुएशन बन रही थी पिछले कई महीनों से, और जो कुछ कोशिशें ये लोग डिप्लोमेटिक रास्ते से कर रहे थे वो सब कामयाब नहीं हुई हैं, और वो सब झूठ के पुलिंदे में दब के रह गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान ने जो कुछ उन नेगोशिएशंस में कहा वो अब साफ खुल के आ रहा है कि वो किसी पे अमल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया अभी। तो ये लोग प्रॉब्ली इनको अंदेशा था, इसलिए अपने लोगों को हटा लिया उन्होंने। नेटो के फोर्सेस हटा लिए, अमेरिका ने अपने फोर्सेस हटा लिए हैं, और अब वो एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप छोड़िए अफगानिस्तान को। तो इसका मतलब साफ है कि इन लोगों को शक तो जरूर था कि ये होने वाला है, लेकिन ये लास्ट बिच कोशिश थी कि मान जाए तो ठीक है। पर दूसरी चैनल में आ रहा है कि वो उन्होंने, मुल्ला बरादर ने अपनी सरकार की घोषणा भी कर दी है, वो प्रेसिडेंट होंगे और अखुंजादे प्राइम मिनिस्टर होंगे। पहले तो किसी जमाने में ये लोग अमीरात बनाने की बात करते थे, और पुराना मुल्ला जो था, मुल्ला उमर, वो तो अमीर था। तो अब लेकिन अब प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुखौटा जो है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं, और जब काबुल पे काबिज हो जाएंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो ये कहने की बातें हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो दोहरी चाल चलेगा। वो कहेगा कि वो उसके पास रिफ्यूजी आ रहे हैं इसलिए मुझे पैसा दो, वो कहेगा कि हम इन अफगानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमको पैसा दो, जबकि समझाएगा कुछ नहीं, कहेगा और मारो। मतलब जैसा कि अभी तक 20 सालों से पाकिस्तान करता रहा है कि अमेरिका से एक तरफ कहता है कि हमें मदद चाहिए ताकि हम इनको डील कर सकें, और दूसरी तरफ उन्हीं से क्वाइटली कहता जाइए 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 आप। तो ये जो नीति है, दोहरी नीति, ये चलती रहेगी। अभी सक्सेसफुल हो गई है तो ये क्यों छोड़ेंगे इसको? नहीं, पर इसमें तो अब तो चीन का भी हाथ आ गया है। अब चीन अगर इसमें खेल रहा है तो फिर अमेरिका क्यों मदद करेगा? चीन का भी तो इसमें एक पूरा एंगल चीन का ही तो है। मुल्ला बिरादर तो वांग यी से जाकर मिला है, वो अमरीकियों से नहीं मिला है, उसको चीन से सपोर्ट मिल रहा है। यहां पर ताजिक घुसे हुए हैं, चीन भी कह रहा है कि तुम इस तरफ मत आना। ETIM जो है, यानी कि शिंजियांग प्रोविंस या ईस्ट तुर्किस्तान का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसको हवा मत देना, उनको ट्रेन मत करना, जबकि उनको पता है कि तालिबानी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो उनको आज थोड़ी पहले से मालूम है कि चाइना पाकिस्तान साथ में है, पर फिर भी पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको तो जैसे जब कोल्ड वॉर था तो बल्गेरिया और ईस्ट जर्मनी से अमेरिका बिल्कुल डिस्टेंट रखता था कि नहीं?
तो जो रूस के, जो सोवियत यूनियन के साथ के थे, उनको अमेरिका दूर रखता था। लेकिन ये चीन के साथ का घुटे हैं, आयरन ब्रदर्स हैं, इनकी दो दोस्त हैं, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ घुसता है और बार बार उनकी बातों को मानता है। वो मतलब जो कहते हैं बड़े खुलूस से हम एतबार करते हैं, वो जो पाकिस्तान कहता मान जाते हैं ये लोग। अभी फिर पाकिस्तान को मदद दे रहा है, IMF लोन दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं FATF से पाकिस्तान की ये जो घुड़की है कि हम मदद कर रहे हैं और हमारा इससे कोई संबंध नहीं। देखिए, पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तो ख्वारे पश्तून वैसे ही खड़े हुए हैं। पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट की अगर आप बात करें या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, ये सब इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इतना जुल्म किया है पश्तून पर। और दुनिया भी तो देख रही है कि वहां ग्राउंड पर क्या हो रहा है। कोई ना कोई तो बात होगी जिसकी वजह से हर कोई कह रहा है कि भाई अब मुझे इसमें नहीं घुसना, जो होता है होने दो, बस हमारे लोग बच जाएं, हमारे इंटरेस्ट बच जाएं, बाकी तुमको जो करना है करो। यहां पर चीन भी तो एक गेम खेल रहा है। अब वहीं इसमें अपडेट, चीन का गेम साफ है। चीन चाहता था अमेरिका वहां फंसा रहे। हाँ। चीन पिछले 20 सालों से नीति यही रही है कि जहां जहां अमेरिका फंसे, तो वो नेपोलियन का किस्सा है कि नेवर स्टॉप योर एनिमी फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। तो वो 2003 में जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो चीन ने कहा जाओ खुश रहो। जब उसके बाद जो जो गलतियां की, चीन खुश था क्योंकि वो जानता था कि ये फंसेंगे, और वो फंस रहे थे और चीन अपना काम आगे बढ़ा रहा था। अभी अब कई लोग ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में फौज अमेरिका की थी जो कि वहां पर खप रही थी। 4,500 अमेरिकी सैनिक मरे, $3 ट्रिलियन तक का खर्चा कर चुका है वहां, और इसकी वजह से चीन अपना सीपैक बढ़ा रहा था, अपने ओबोर को अंजाम दे रहा था। तो वहां पर प्रोटेक्शन अमेरिका का, खर्चा अमेरिका का, काम चीन का। तो ये एक और बड़ा गेम है। मैं एक और अपडेट मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए कतर की राजधानी दोहा में कल एक बैठक हुई जिसका जिक्र अभी नीरज और नीतीश भी कर रहे थे। इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया। न्यूज 18 के नीरज कुमार के मुताबिक बैठक के बाद कल 9 बिंदुओं पर बयान हुआ, बयान जारी किया गया है। बैठक में शामिल सभी देशों ने शांति प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। इसके साथ यह भी फैसला हुआ कि सैन्य बल से अफगानिस्तान में बनी किसी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान में जारी हिंसा, नागरिकों की मौत और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर गहरी चिंता जताई। भारत के अलावा इस बैठक में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत कुछ और देश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। लेकिन नीरज, एक बात बताइए, चिंता जताने से लोगों की जान तो नहीं बचेगी, चिंता जताने से तालिबान तो पीछे नहीं हटेगा। यहां तो एयर स्ट्राइक्स की जरूरत है, और अगर इन देशों में से 3 भी अगर मिल गए, अगर 3 देश भी अगर अपना मन बना लें, तो इन तालिबानियों को तो फिर रातों रात खत्म किया जा सकता है। देखिए आनंद, इस बैठक में वो भी देश शामिल है जिन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस किया और जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में ये स्थिति है। तालिबान का पलड़ा भारी और तालिबान लगातार कब्जा कर रहा है। बार बार आनंद, हम एक बात भी जिक्र कर रहे हैं कि तालिबान जो कब्जा कर रहा है उसको कामयाबी बता रहे हैं। इसे कामयाबी तो हम कहीं नहीं सकते क्योंकि तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के तौर पे देखा जाता है दुनिया में, और तालिबान जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक वैध सरकार के खिलाफ और एक मान्यता प्राप्त देश के खिलाफ कर रहा है। उसकी जो पूरी कार्रवाई है, अमेरिका ने ट्रूप्स बाहर किया, अमेरिका भी बैठक में शामिल था, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत की अगर बात करें तो भारत लगातार विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें, अफगानिस्तान सरकार की बात करें, भीतर खाने तालिबान के जो अलग अलग लोग होते हैं उनसे भी लगातार बात जारी रहती है और पड़ोसी देशों से भी भारत संपर्क में रहता है। तो भारत की यह कोशिश है कि किसी तरह से स्टेक होल्डर्स के माध्यम से अफगानिस्तान सरकार और तालिबान को शांति प्रक्रिया, संघर्ष विराम के मंच पे लाया जाए। और ये देखना होगा कि क्या काबुल पर कब्जे से पहले, अगर तालिबान कब्जा करता है काबुल पे, उससे पहले क्या ये संभव हो पाएगा, और अगर संभव हो पाता है तो उस संघर्ष विराम की शर्तें क्या होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान सरकार को तो अब पीछे हटना होगा। अमेरिका का दखल लगातार बरकरार है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री वहां के राष्ट्रपति से बातचीत की है। देखना होगा कि आने वाले वक्त तालिबानियों ने तो फरमान जारी कर दिया कि अशरफ गनी को जाना होगा। खबर यह भी है कि अगले 24 से 36 घंटे तक वो काबुल की तरफ कूच भी करेंगे। और यहां पर अब श्रीकांत शर्मा जी कह रहे हैं कहीं से अटकलें ये लग रही है कि मुल्ला बिरादर ने अपने आप को प्रेसिडेंट ऑलरेडी घोषित कर दिया। तो ये सीज फायर और एक मिलीजुली सरकार, पावर शेयरिंग की बात तो मुझे नहीं लगता तालिबान मानने वाला, और इसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और ये CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन की तिरछी नजर जो है अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडार पर है।
चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने नियंत्रण में ले और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद करीब $5 ट्रिलियन के खनिज के खजाने पर कब्जा करना चाहता है। इसमें सबसे बड़ी बात लिथियम की है। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के खदानों पर कब्जा करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन का लिथियम मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने से लेकर सर्किट बोर्ड्स तक होता है। तो जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, चिप्स बनते हैं, बैटरी बनती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें चीन का वर्चस्व है, आगे जाकर ये दुनिया टेक्नोलॉजी पर चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलेगी। और लिथियम जो है इसी की बैटरीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लगती हैं। तो खबर यह है कि चीन इस लिथियम के जरिए दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी की दुनिया पर कब्जा और अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। और सबसे बड़ा खदान जो है लिथियम का वो गजनी में है, जिस पर कल तालिबान काबिज हुआ। तो गजनी, निमरूज, ये जो 2-3 इलाके हैं जहां पर बहुत सारे खदान हैं जिनको कि वो खनिज पदार्थ हैं जिसको कि चीन कब्जा करना चाहता है और अपने सीपेक में और अपने बेल्ट एंड रोड में ये करना इसको बना के रखना चाहता है। कमर आगा साहब, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी गहरी चाल है और जिस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिका इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सका। एक तरफ हेलमांड में ड्रग्स है जिसमें कि ओपीएम की सबसे अफीम की खेती होती है और वहां से पूरा तालिबान को पैसा मिलता है, और दूसरा ये माइनिंग है। जी बिल्कुल ठीक कहा। चाइना पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के वहां से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहां से निकाल लें। मगर लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के लिए उनको जरूरी है, वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहां तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो पेशावर से और काबुल तक की रोड बनाने का उनका एक प्लान है ताकि ये खनिज पदार्थ आसानी से रोड के माध्यम से पेशावर तक आ जाए, फिर वहां से वो कराची और दूसरे पोर्ट से या रेल और रोड से सीपैक के माध्यम से चाइना जा सकें। तो ये काफी समय से है, पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ है। देखिए, पाकिस्तान इस समय एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट का काम कर रहा है, उसको इमीडिएट इस वक्त पैसे की जरूरत है और वो केवल वर्ल्ड बैंक और IMF से मिल सकता है, इसलिए वो दोनों से कोऑपरेट कर रहा है, अमेरिका से भी और चाइना से भी। और दूसरी बात यह है कि जैसा एम्बेसडर शील ने कहा, वो कभी इनसे करेगा कभी उनसे करेगा, उसकी दोहरी चाल हमेशा से रही है। सारे फसाद की जड़ ये पाकिस्तानी है। कमर आगा साहब, शीलकांत शर्मा जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, तो मैं इसके बाद इसकी चर्चा को आगे रखेंगे और मैं आपके पास फिर लौटूंगा, पर अखाड़ा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए। तालिबान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कंदाहार पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंदाहार पर तालिबान ने हमले के बाद कब्जा कर लिया है, ये उनका दावा है, क्योंकि वहां की पुलिस हेडक्वार्टर्स पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तालिबान गुरुवार रात कंदाहार पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों का दल शहर से भागने में सफल रहा। कंदाहार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म कर हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया है। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर तालिबान ने अब उनका दावा है कि कब्जा कर लिया है। हेरात पर काबिज होने के बाद कंदाहार का जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तालिबान ने कंदाहार से पहले अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 15 पर एक ही सप्ताह में कब्जा कर लिया था। नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, नीरज कुमार भी हमारे साथ हैं और एम्बेसडर JK त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी पूर्व राजनयिक हैं एम्बेसडर त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। लेकिन नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि हेरात में इन्हें रेजिस्टेंस मिली थी बहुत, तालिबानियों को खदेड़ कर भगा दिया गया था और वहां पर जो लोकल मिलिशिया हैं, इस्माइल खान भी हैं
और कई सारे थे जो कि साथ में मिलकर लोग भी सड़क पर उतर आए थे और तालिबानियों को पीछे हटना पड़ा था। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ प्रांतों की राजधानियों पर कुछ कुछ जगह पर वो अगर काबिज हैं तो वहां से वो हट भी रहे हैं, लेकिन उनको खदेड़ने के लिए क्या अफगान फोर्सेस में और अफगान सरकार में वो दमखम है कि उन्होंने पहले से ही हाथ खड़े कर लिए हैं? देखिए आनंद, ये सबसे बड़ी चीज है कि रेजिस्टेंस, ये जो अफगानी फोर्सेस हैं जिनकी कुल संख्या 2.5 लाख के करीब है, इसमें स्पेशल फोर्सेस भी हैं, अफगान स्पेशल फोर्सेस भी हैं। आपने हेरात की बात की, वहाँ पे आपने इस्माइल खान की बात की जिसे हेरात का शेर कहा जाता है। वो लोकल मिलिशिया हैं और उन्होंने लोगों की तरफ से लोगों को वो कन्विंस कर रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ आप जो हथियार उठाइए, इनको हम यहाँ से खदेड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक बात अफगान फोर्सेस की है, कई जगह वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मोर्चा संभाल नहीं पा रहे हैं और वहाँ से वो हट जा रहे हैं, जिसका फायदा जो है तालिबान को मिल रहा है और उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। संख्या में तालिबान जो है 65 से 70 हजार होगा। उसके अलावा अगर आप 20,000 जिहादियों की बात कर लें, आप सपोर्टेड नीतीश इसी की बात कर रहे थे, हम हेरात की बात कर रहे थे। उस प्रांत के पूर्व गवर्नर हैं इस्माइल खान। अब बड़ी खबर आ रही है, खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस्माइल खान को बंधक बना लिया गया है। हेरात के पूर्व गवर्नर इस्माइल खान, जिनकी वजह से वहां रेजिस्टेंस हुआ था। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता इन्वेस्टिगेशन एडिटर हैं, उनकी खबर है कि इस्माइल खान को बंदी बना लिया गया है और उन्हें वहीं अब तालिबान के कब्जे में है, लेकिन वो कहां पर हैं, वहां हेरात से निकालकर उनको कहीं और ले जाया गया है। शैलेंद्र वांगू अभी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, का सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ असला को भी इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन इस्माइल खान का बंदी बनाया जाना बहुत बड़ी बात है तालिबान के लिए। बिल्कुल, ये वही आपको याद दिला दें कि वही वैसे ही चीजें सामने आ रही हैं जैसे पहले तालिबान के दौरान हुआ करता था, तालिबान रजीम के दौरान हुआ करता था। और वही दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो बड़े शहर है, जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, उस पर भी अब तालिबान का कब्जा हो रहा है। तो ये ताजा अपडेट जो इस्माइल खान का है, हालांकि इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। वहीं जो दोहा में स्पोक्स पर्सन बैठते हैं, उन्होंने भी इसमें कुछ अभी तक कमेंट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इस तरह के जो इंस्टेंस वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। और इसी बीच ये भी खबर पिछले दिनों थी कि अफगानिस्तान के जो वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बहुत दबाव है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनकी मदद के लिए सामने आए। और जो भारत में जो अफगान के दूतावास, जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर मदद नहीं मिली तो आने वाले चंद महीनों के अंदर ही काबुल पर भी तालिबान का कब्जा होगा। अगले 24 से 36 घंटों में काबुल पर कूच करेगा तालिबान, ये भी खबरें, अटकलें लगाई जा रही हैं। शैलेंद्र वांगू, आपके अपडेट के लिए धन्यवाद। एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ हैं। ये जो माहौल और जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एम्बेसडर त्रिपाठी, आप इन्हें कैसे देखेंगे और कौन इनको हवा दे रहा है तालिबानियों को, या कहीं सबकी ये मिली भगत है कि आने दीजिए तालिबान को, इन्हीं को कब्जा कर लेने दीजिए? नहीं, देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा कि कौन इनको हवा दे रहा है। तो इनको हवा देने में दो देश मुख्य तौर से हैं। पहले सबसे बड़ा तो पाकिस्तान, फिर तुर्की। कहा जाता है कि पाकिस्तान अपने 20,000 लड़ाकों को, टेररिस्ट प्रशिक्षित आतंकवादी लड़ाकों को तालिबान के साथ लड़ने के लिए भेज रहा है। और वैसे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान का जन्मदाता पाकिस्तान ही रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया, जिसमें मिडवाइफ का काम अमेरिका ने किया था रूस के खिलाफत के बाद। तो लेकिन अब दोनों के लिए ये एक तरह से भस्मासुर का काम करेगा। लेकिन अभी क्या है कि पाकिस्तान और तुर्की इनको मदद दे रहे हैं। रही बात ये कि अभी हम इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, तो तालिबान ने जिस तरह से तेजी से ये आक्रमण करके और कई जगहों पे अपने कब्जे किए हैं, ये हो सकता है कि उन्होंने कब्जा किया हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मिलिट्री पार्लेंस में ये बात होती, कब्जा कहीं करना एक बात होती है और उस कब्जे को कायम रखना दूसरी बात होती है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा कठिन होती है। कई जगह हमें ये सुनने में आया है कि अफगानी फोर्सेस ने तालिबान से कुछ जगहों का कब्जा वापस भी ले लिया है। लेकिन कुल मिला के अभी स्थिति इसलिए बड़ी ही ऊहापोह की बनी हुई, बड़ी ही संभ्रम की बनी हुई है
कि दोनों ओर से एक तरह से मीडिया वॉर भी चल रहा है जी। तालिबान कह रहे हैं हम यहाँ कब्जा करते जा रहे हैं, और अफगानिस्तान फोर्सेस कह रहे हैं हम यहाँ से कब्जा हमने छुड़ाया है, यहाँ हमने हमले किए हैं। एक चीज़ तालिबान ने जो किया, दो चीज़ें जो तालिबान ने की हैं वो युद्ध नीति के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो तालिबान ने ये किया कि सीधे काबुल पर हमला करने के बजाय बाहर के प्रांतों से हमला करते हुए अंदर की ओर तक ले गए। ये वही चीज़ थी जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाई थी कि बजाय सीधे पाटलिपुत्र पे हमला करने के, जहाँ राजधानी है, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा चाकचौबंद है, बॉर्डर से आप करते करते अंदर आइए। ये और दूसरी चीज़ तालिबान अब ये कर रहे हैं कि वो सिविलियंस के घर में घुस करके और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब ये इसमें अफगानिस्तान फोर्सेस के आगे समस्या ये है कि सिविलियन हाउसेस को वो अगर निशाना बनाएंगे तो सिविलियन की भी डेथ होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें देखिए ये तय है कि अगर तालिबान आता भी है तो तालिबान के लिए बहुत आसान नहीं होगा कब्जा बनाए रखना और शांतिपूर्ण शासन चलाना। और अगर तालिबान शांतिपूर्ण शासन नहीं चला सकता तो तालिबान को सबसे बड़ी समस्या होगी विश्व समुदाय से मान्यता मिलने में, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान अकेला ही सफिशिएंट होकर रह सकता है, सेल्फ सफिशिएंट, जैसे कि कोरिया भी नहीं रह रहा, नॉर्थ कोरिया भी। तो ये दिक्कत होगी, इसलिए हो सकता है तालिबान कुछ कंसेशन करे। लेकिन अब चूंकि तालिबान इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसे में जो ये खबर आई है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि एक मिलीजुली सरकार बनाए और तालिबान भी उसमें रहे, तालिबान को क्या पड़ी है कि ऐसे में वो मिलीजुली सरकार में शामिल नहीं बनाएंगे एम्बेसडर साहब, उसमें तो साफ दिख रहा है। जब वो विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वो क्यों ऐसा करेंगे? वो नहीं करेंगे। और वहां पर ऐसा लग रहा है कि मुल्ला बिरादर अपने आप को ही राष्ट्रपति घोषित कर दें। अशरफ गनी को कहेंगे उनको तो पहले ही कह दिया गया है कि आपको जाना चाहिए। अब बताया जा रहा है उनके वित्त मंत्री जो हैं अफगानिस्तान के, वो वैसे ही देश छोड़ चुके हैं। अशरफ गनी के पास भी आरोप ये लगाया जाता है कि आपके पास 2 पासपोर्ट है, आप अफगानिस्तानी कम अमरीकी नागरिक ज्यादा हैं, ऐसे भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सारी अटकलें लग रही है, लेकिन इनको हवा कौन दे रहा है? इनके पास अचानक इतनी ऊर्जा, इतना पैसा, इतना दमखम कहां से आया? पाकिस्तानियों के पास तो खुद पैसा नहीं है, तो यानी कहीं ना कहीं तुर्की की आपने बात की, क्या चीन की भी बात है? क्योंकि वांगी से मिले हैं मुल्ला बिरादर, वहां मिले, तो वो भी एंगल है। जी, चीन भी इनकी मदद कर रहा है, लेकिन चीन को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर तालिबान आ भी जाता है तो तालिबान, क्योंकि एक सरकार, एक राजनीतिक दल नहीं है, तालिबान एक धार्मिक दल है एक तरह से। और तालिबान का जन्म ही इस आधार पर हुआ है कि मुसलमान, कट्टर इस्लाम के आधार पे, कि मुसलमानों की हर जगह दुनिया में रक्षा की जाए। तो अगर तालिबान आ भी जाता है तो क्या वो चीन के सिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों पर हो रहे नरसंहार के लिए चीन को कुछ नहीं कहेगा? क्या वो सांप अपनी केचुल छोड़ सकता है, अपनी नियत नहीं छोड़ सकता? तो ऐसी हालत में क्या तालिबान के ऊपर चीन को विश्वास करना उचित रहेगा? इसीलिए शायद देखिए चीन ने भी अफगानिस्तान से मिलती सीमा पर अपने सेना रख दी है। जी, तो नहीं, वो सेना रखी है, लेकिन उनको सैन्य शक्ति और उनको तालिबान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को कंट्रोल करने की कयास लग रहे हैं। वहाँ के जो खाद्यान्न हैं उन पर कंट्रोल की जरूरत है। वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, अपने वो सीपेक के प्रोजेक्ट को पेशावर से लेकर काबुल तक जोड़ना चाहते हैं, सड़कें बनाना चाहते हैं, और फिर जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा वैसे ही वो अफगानिस्तान को लूटने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इसमें एक और अपडेट आया है एम्बेसडर साहब, मैं वापस लौटता हूँ। अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबान की दहशत के बीच अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस जाएगा। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए जहां एक तरफ 3 डिग्री प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अफगान सरकार तालिबान को सत्ता में भागीदारी की पेशकश भी कर सकती है। इसकी बातें, अटकलें तो ऑलरेडी लग रही हैं, लेकिन तालिबान लगता है इसे सिरे से नकार देगा। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरकार सत्ता में रहे। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती कि अमेरिका अफगानिस्तान सरकार की मदद करे।
यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर ना सिर्फ खुद को बेदाग साबित करने पर तुला हुआ है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के लिए अफगान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है और अपने खुद के जिहादी भेजे हैं उसने। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans, and they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. And वहीं एक तरफ जहां इमरान खान अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार खुले तौर से ये बात कह रही है और कह भी चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को भेजा है। अफगान सरकार के इल्जामों को पुख्ता करते कई सबूत भी हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इमरान खान की खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दुनिया की आंखों में, खास करके अमेरिका की आंखों में अच्छा बनना चाहता है और वो दिखा रहा है कि हम तो देखो तालिबान के साथ में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घानी जो है प्रेसिडेंट है वो हमें इस चीज़ को स्कटल कर रहा है, करने नहीं दे रहा, उसको स्टॉल कर रहा है, ताकि वो उनके दुनिया के सामने ये गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम तो इस जो संघर्ष है इसके अंदर हम तो मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर पीस होना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू हैं और वो सिर्फ इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो यही चाहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल बंद किया जाए। पाकिस्तान के रोल या बाहर के किसी भी कंट्री या जिस तरह से कोई नेगेटिव रोल उसमें अगर प्ले कर रहे हैं उस पर तो हम उसको तो चर्चा कर ही रहे हैं और बाकी लोगों से भी इस विषय पे आई कैन से कि वर्ल्ड में सबको मालूम है कि किस तरह का रोल हो रहा है और किस तरह के कंसर्न्स उनके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी एलिमेंट कह लीजिए, आतंकी एलिमेंट जो उधर अफ़गानिस्तान में क्या कर चुके हैं। इस पर पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की इतना ज़रूरत तो नहीं है। बड़ी खतरनाक राजनीति है और गेम खेला जा रहा है। लेकिन मैं एम्बेसडर त्रिपाठी से पूछूं उससे पहले नीरज से जानना चाहूंगा, नीरज, भारत इसको कैसे देख रहा है? क्योंकि यहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी निकलेगा। पाकिस्तान इन रेफ्यूजियों की आड़ में दुनिया से पैसा भी मांगेगा और एफएटीएफ से निकलने की जद्दोजहद में भी लग जाएगा। एक तरफ से जिहादी भेज रहा है और दूसरी तरफ से कहेगा रेफ्यूजी आ रहे हैं तो हमें पैसा दो। देखिए, भारत तो अपनी तरफ से कल भी दोहरा चुका है कि दुनिया को यह पता है कि पाकिस्तान की भूमिका क्या है, चाहे आतंकवादियों को समर्थन की बात करें या आपसे थोड़ी देर पहले आप आनंद जो बात कर रहे थे कि फौज की मदद ली जा रही है रिपोर्ट्स के आधार पे, उस पर विदेश मंत्रालय सीधे तौर पे तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जरूर ये कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। भारत का मेन कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान में जो पुनर्निर्माण की पूरी कवायद चल रही थी भारत की मदद और बाकी देशों की मदद से, उसको एक बड़ा झटका लगा। भारतीय कई प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए चल रहे थे। रही बात पाकिस्तान में रिफ्यूजी संकट या पाकिस्तान को जो मदद मिलेगी, पाकिस्तान ये दुनिया को भारत दुनिया को वाकिफ करा चुका है कि पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है भीतर खाने आतंकवादियों के बदौलत या जिहादियों के बदौलत। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, दुनिया के तमाम देश तो बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अब तक आनंद बहुत निराशाजनक बात है कि कल जो बैठक हुई और 10 तारीख को बैठक जो हुई उसमें कोई डेडलाइन भी तय नहीं किया गया कि आप कब तक मार्च अप्रैल के महीने में ही इस पर काम शुरू हो चुका था और सबको पता था कि अगस्त सितंबर तक ये तालिबानी क्या करेंगे। लेकिन चीन का एकदम खुलकर आकर इनको सपोर्ट करना, जबकि वो खुद उसी काउंसिल में बैठा है जिसने तालिबानियों को प्रोस्क्राइब किया और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया। इसी से आप समझ लीजिए कि किस तरह का गेम खेला जा रहा है। एम्बेसडर त्रिपाठी, नीरज और नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आप सबसे नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी अर्पिता के साथ, बने रहिए।